जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. Hope I am audible to all of you and the screen is visible to you. If it is true, then inform me in chat box kindly. Before the demonstration, I want to introduce myself. I am Rizwan Kadir and I have been allocated in Pakistan Administrative Service through CSS 2020. So, उससे पहले I was a PMS officer in Government of Sindh. तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे डेमो लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उससे पहले ये जो CSS के बारे में कुछ क्यूरीज हैं या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाह रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले अगर आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस हो आप चैट बॉक्स में लिखें. ठीक है, मैं ड्यूरिंग द सेशन एंड इन द लास्ट कोशिश करूंगा कि आपको आंसर. ठीक है, सबसे पहले थोड़ा मैं उन लोगों के लिए ऊपर से बताऊं कि CSS में 12 सब्जेक्ट्स हैं. 6 सब्जेक्ट हैं हमारे कंपलसरी एंड 6 हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं एंड जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के लिए वो एक ही है. उसमें 2 इंग्लिश के आ जाते हैं, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन. जीके के 3 आ जाते हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एंड एक और आ जाता है उसको हम इस्लामियात कहते हैं. ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो आपको जो है अपने हिसाब से जो है चूज करते हैं, बट ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ये सब के लिए वो सेम है. तो आप चाहें या ना चाहें आपको पास करना है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, जैसे जीके है तो हर पेपर जो जीके का है जनरल नॉलेज का, जिसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गया, वो भी 100 मार्क्स का. इसी तरह करंट अफेयर, पाक अफेयर 100 मार्क्स की. ये समअप करें तो हमें 300 मार्क्स आ जाते हैं. ठीक है, तो इन 300 मार्क्स में से आपको 120 मार्क्स लेनी होती है. ठीक है, 120 मत कलेक्टिवली, अगर आप एक सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स लेते हैं, दूसरे में 45 लेते हैं तो 125 आ जाते हैं, और तीसरे में आप 0 लेते हैं तो आप एग्रीगेट 120 से प्लस हो जाएगा और आप पास कहलाएंगे. तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 40 मार्क्स है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का 33 है. और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट्स 200 के हैं उसके पार्ट 1 100 मार्क्स का, पार्ट 2 100 मार्क्स का, उसमें भी आपको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट 33 पे पास होना है तो कलेक्टिवली आपको 66 मार्क्स लेनी होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर पार्ट 1 में आपकी 9 मार्क्स आ जाती हैं, पार्ट 2 में आपकी 0 आ जाती हैं, तो आपके लिए ये होगा कि आप दोनों सब्जेक्ट्स पास करेंगे. तो यहाँ पे आपके रेस्क्यू करने वाली पॉइंट्स बहुत सारी हैं. बाकी अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, मेजर सब्जेक्ट्स तो अगर अफेक्ट करेंगे सबको इक्वली करेंगे, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं. कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में IR ऊपर जाता है, हमारा पॉलिटिकल साइंस नीचे आता है, सिंधी ऊपर जाता है, पंजाबी नीचे, पंजाबी ऊपर, सिंधी नीचे. इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की चॉइस बड़ा रोल प्ले करती है. ठीक है, लोग परेशान होते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस लें या हम क्या करें कि पॉलिटिकल साइंस लें. तो उनके लिए ये है कि अगर आपको करंट अफेयर्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ अच्छे तरीके से आता है तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ जाएं. ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट उन चीज़ों में अगर नहीं है तो आप क्या करें कि अगर आपका उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस पे चले जाएं. बट IR रिलेटिवली आसान होती है समझ में. लोगों को लगता है कि ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, डेली डेवलपमेंट्स होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट का एक पूरा स्कोप है, डायमेंशन है, और उसी में सब्जेक्ट रहता है. अगर उसी की समझ आ जाए किसी को तो आप अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं. ठीक है, और IR के डेमो पे, डेमोन्स्ट्रेशन पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें उस सब के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेस इन कंपोजिशन सबका सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इस डेमो सेशन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10-12 मिनट में आपको उन चीज़ों पे भी दे सकूँ. तो आपको यहाँ पे भी मेरे नोट्स मिल जाएंगे, बाकी सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, US हिस्ट्री, जनरल स्टडीज एंड सिंधी सब्जेक्ट. तो फेसबुक पे भी मैंने रखे हुए हैं, वहाँ पे भी आप कुछ सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल पे मुझसे ले सकते हैं. ये इस यूट्यूब चैनल पे आप बेसिक CSS की इंफॉर्मेशन के नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, वो छोटे
शॉर्ट जो है क्लिप्स भी रखी हुई हैं 4-5 मिनट की, और इस पे भी मैंने एक लेक्चर लिया था अपने स्टूडेंट्स का, तो वो भी मैंने इस पे शेयर किया हुआ है, तो आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, या आगे चल के हम फिर भी इस पे करेंगे जो हमारी बैच होगी उसके साथ, तो वहां से वो फायदा ले सकते हैं। और ऑलरेडी शेयर भी है, और जो बातें रह गई हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में जो नोट्स मेकिंग, पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर सेटिंग, क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंडिंग पे करेंगे। तो इस वेबसाइट से आप नोट्स और बाकी तमाम चीज़ें, यूट्यूब वाली चीज़ें, फेसबुक वाली चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी टू यूज है आपके लिए बनाएंगे। तो आईआर पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि ये आपने बिल्कुल गौर से देखनी है। आपने अगर इन डायमेंशंस को, इन एस्पेक्ट्स को अगर पकड़ लिया, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको इंग्लिश ऐसे की, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन की तो गेम समझ में ही आ जाएंगे। ये मैंने बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, होपफुली आप में से किसी ने नहीं देखा होगा शायद, ठीक है, बट आपको आज नजर आ रहा है तो आप काइंडली इसको गो थ्रू करें। ये है इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है कोर्स, इंग्लिश 101 है बाय सुरैया शफीमी। ठीक है, इसके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स पढ़े हैं और इसके ये पीडीएफ में भी नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक, अगर आपको नहीं मिल रहे तो मुझे कहें, मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, बल्कि मैं सेंड कर दूंगा। तो आपको मैं बताऊं, आप यहाँ से ये जो 23 है इफेक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे करते हैं, जाके ये अब 33 पे, 33 एंड 34 ऐसे राइटिंग का अच्छा, ऐसे अच्छी प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन लिखने के लिए जरूरी है कि आपको अच्छी पैराग्राफ राइटिंग आए। अच्छी पैराग्राफ राइटिंग के लिए अच्छा है कि आपको अच्छे तरीके से बेस्ट सेंटेंसेस, इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग आनी चाहिए। उसके लिए आपको जरूरी है कि प्रॉपर वर्ड एट द प्रॉपर प्लेस कैसे यूज होता है आपको वो पता होना चाहिए। तो ये जो है चीजें आपको एक लेसन पर डे, 2 लेसन बिल्कुल आसान है। आप अगर शुरू करेंगे तो बिल्कुल भी आप खत्म करने पे आपकी दिल नहीं करेंगे। दूसरा ये द एलिमेंट ऑफ स्टाइल है, मैंने खुद पढ़ा था अपने वक्त में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं आपको भी ये सजेशन दूंगा। अगर मैं किसी को, फैमिली मेंबर को अगर तैयारी करवाता, तो मैं उसको यही सजेशन देता कि द एलिमेंट ऑफ स्टाइल आपको लाजिम पढ़ना है। अगर आपने स्टार्ट किया, बहुत स्मॉल बुक है, 60+ पेजेस होंगे और बड़े उसमें फॉन्ट से लिखा हुआ है, तो आप इसके 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि ये जो सेंटेंस इवन ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं तो वो यूज करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे यूज होगा, राइटिंग में कौन से सेंटेंस को इनकरेज किया जाता है, कौन से सेंटेंस को डिस्करेज किया जाता है, कौन से स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस इफेक्टिव हैं, कौन से नहीं है, पूरे डूज एंड डोंट्स अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, और ये नो डाउट वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है। ठीक है, तो आप काइंडली इसको गो थ्रू करें। और ये बुक्स कहाँ से डाउनलोड होंगे मैं आपको आखिर में बताता हूँ। ठीक है, तो रिवाइज्ड एंड एक्सपांडेड ये वर्जन है ऑन राइटिंग विल पे, तो विलियम जिंसर का है, तो काइंडली आप इसको भी देखें। इसमें कुछ चैप्टर्स आपके जो हैं फायदे के लिए हैं, पूरे को नहीं देखना। जो चैप्टर्स आपके फायदे के लिए हैं आप काइंडली उनको गो थ्रू करें। बाकी टीचर्स के पास जाएंगे, वो आपको थोड़ा 1 दिन 2 दिन लेक्चर पे देंगे ऐसे राइटिंग पे, बाकी शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा समझ आए कि ऐसे का जो है मतलब ऐसे की गेम कैसे चलती है, ठीक है, ऐसे को मोल्ड किया कैसे जाता है, ऐसे अच्छे तरीके से बनता कैसे, तो ऐसे पास कैसे होगा, तो आप काइंडली इसको भी गो थ्रू करें। ठीक है, ऑलरेडी जो इंग्लिश ऐसे का डेमो वो भी शेयर है यूट्यूब चैनल पे, उस पर तो मैंने डिटेल में बात की है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हफ्ते के बाद इंशाल्लाह इंग्लिश ऐसे पे भी डेमो हम रखेंगे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ टू राइट एसेस, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल लेवल्स विद सिंपल। जिस सीरीज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सीरीज में बुक स्टार्ट करनी है, एक को पूरा करना, फिर दूसरा, ये तीसरे नंबर पे, तो आपको इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से पता लगेगा कि राइटिंग की डिजीजेस कौन सी हैं। ठीक है, बेस्ट राइटिंग, इफेक्टिव राइटिंग कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, रिडंडेंसी, क्लटर, और ये यूनिटी की वायोलेशन, कोहेरेंस को हम जो मिस करते हैं, डायग्रेशन ऑफ आइडिया को कैसे खत्म किया जाए, ये सारी चीजें आपको यहाँ से बिल्कुल पता लगेगी। आप इवन जो लोग बाहर नहीं जा सकते, टीचर्स के पास नहीं जा सकते, या उनको वहां से वो चीजें नहीं मिल रही, या जो घर पे तैयारी करना चाहते हैं,
तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इन चीजों को शुरू करें। आपको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, आप मुझे एक्सेस करें। इवन यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट और नॉट, नो इट, ठीक है। आप सीरियस हैं अपने काज से, मुझे कहें, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको इन पर्सन टाइम दूंगा, ठीक है, विद जीरो चार्ज। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं होंगे तो एक दिन 2 दिन में पता लग जाएगा, जाहिर सी बात है, फिर हम 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास रिसोर्सेज हैं टीचर को देने के लिए, नहीं, आपके पास टाइम है खुद पे देने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको समझाने वाले मेरे जैसे लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, जो इवन आपको फ्री में भी इन पर्सन टाइम देंगे, ठीक है। तो अगर जो सीरियस कैंडिडेट है, उनको इश्यूज में, तो आई एम हियर फॉर, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लाइक अ बिग ब्रदर। ऐसे राइटिंग स्किल्स। उसके बाद हमें ये बुक, बहुत बड़ा बुक है बट बेहतरीन बुक, आलीशान बुक है, कि ये बताता है कि टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। जब हम ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे का अगर पेपर देखें तो, या ऐसे का सिलेबस आप देखें जाके आप, और ऐसे का पेपर, उसमें ऊपर लिखा है कि मार्क्स उस पर भी डिपेंड करेंगी यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्कोर्सेस, वेरियस डिस्कोर्सेस ऑफ राइटिंग, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ टेक्निक, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, काज एंड इफेक्ट, ठीक है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, डेफिनेशन, बाकी जो किस्म के पैराग्राफ राइटिंग है, तो उस पे भी इसमें लिखा हुआ है। यूनिटी, कोहेरेंस, रिलीजियंस, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से कैसे मेंटेन किया जाए। और उसके अलावा वन ऑफ द मैच्योर बुक्स, क्या आपको बताएगा कि मैच्योर राइटिंग कैसे होती है। जब आप सारे बुक्स कर लो फिर इस बुक पे आना है, अदरवाइज इस बुक पे कभी नहीं आना। यूनिटी बताएगा तो उस पे बाकायदगी से बेस्ट राइटर्स के जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं, अच्छी राइटिंग्स हैं, उनके सैंपल्स इसमें दिए हुए। तो आखिर में आपको अल्फ्रेड रोजा की बुक पे जाना है, ठीक है, बेहतरीन बुक। और उसके बाद ये एक बुक है, ये जिसने लिखा है उसका नाम है अनुदीप दुरेशेट्टी। ये जैसे हमारा सीएसएस का एग्जाम होता है इंडिया में, यूपीएससी का एग्जाम होता है, ये वहाँ का आईएएस अफसर है। इसने 5th अटेम्प्ट में फर्स्ट पोजीशन ली। उसने ये 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है कि पहले पार्ट ऐसे पे, दूसरा पार्ट आंसर राइटिंग पे। इसने लिखा हुआ है कि बेस्ट आंसर कैसे लिखा। आंसर राइटिंग के लिए मॉक पे जाने से पहले, मॉक पे हो सकता है आपके मार्क्स कम आए, इस हाफ पार्ट को लाजिम पढ़ना है। आप शुरू करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक ही सिटिंग में पूरा करेंगे और आपकी राइटिंग में ऐसा निखार आएगा, आपको सोचे, आपको पता लग जाएगा कि अब मुझे डेटा कैसे पोर्ट्रे करनी है, ठीक है। और इसके इससे डिफरेंट होते हैं इनके, थोड़ा पैराग्राफ राइटिंग हमारे पास थोड़ी सिस्टमेटिक होती है, बट इसने जिस तरीके से कंक्लूजन को खत्म करने के लिए टेक्निक्स बताई हैं, हाईली कमेंडेबल। तो आपको वो लाजिम पढ़नी है। ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप भूल भी गए तो, ठीक है। तो दूसरी चीज होती है अक्सर, बिल्कुल ये मैं आपके साथ बुक्स शेयर भी कर लूंगा, ठीक है, मेरे पास पढ़े हुए, मैंने अब खुद भी पढ़े हुए हैं, तो आपको दिक्कत भी होगी, आई एम हेयर फॉर। दूसरा, हम प्रेसी राइटिंग के लिए परेशान होते हैं, हम डायरेक्ट सीएसएस की प्रेसी राइटिंग करना शुरू करते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो गो थ्रू कर लेते हैं, जिनकी नहीं होती वो परेशान। प्रेसी राइटिंग अगर आपको करनी है तो इस बुक R.H. डिलन से, ठीक है। कंपोजिशन का सेशन वैसे ही मैं इस वीक में शुरू करूंगा, तो इस पे हम डिटेल में वैसे बात करेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे ही लेवल 1, लेवल 2 पे पहुंचेंगे आप, आपकी सीएसएस की लेवल 1 होगी, तो फिर आपको प्रेसी राइटिंग के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिर जस्ट आप इवेल्युएशन के लिए किसी आप अच्छे जो मेंटोर को दिखाएं, ठीक है, या अच्छे सीनियर को दिखाएं। अगर आप खुद भी कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे। तो उसके बाकी आगे आते हैं हम अपने जो है, जो भी आपने बुक पढ़ना है, जो भी आपने बुक इंटरनेशनल रिलेशंस पे हो, पॉलिटिकल साइंस पे हो, इंटरनेशनल लॉ पे हो, जिस पे भी बुक हो, आपने इन फॉलोइंग पब्लिकेशंस का या इनकी लेवल का जो पब्लिकेशन है उस पे आपने फोकस करना है। ऑक्सफोर्ड, पेंगियन, पेलग्रेव, कैम्ब्रिज, जो यहाँ की लोकल पब्लिकेशंस हैं, वो जो भी बुक्स बनाती हैं विकिपीडिया मुख्तलिफ सोर्सेज से कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं। जो पाकिस्तानी राइटर्स ऐसी पब्लिकेशंस में लिखते हैं, जैसे हामिद खान ने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड में लिखा, तो जाहिर सी बात है उसकी राइटिंग भी कमाल की होगी, तभी ऑक्सफोर्ड वालों ने किया है पब्लिकेशन।
तो आपने इन पब्लिकेशंस पे फोकस करना है, वहां से पढ़ना है। यही चीज आपके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करेगी। और ये जो जेनरिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं बियॉन्ड द सिलेबस, आप तभी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, हाई मार्क्स के साथ, जहां पे दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। आपको पेपर्स तो इजी लगते हैं, मार्क्स आसान थोड़ी आ जाती हैं क्योंकि जनरल पेपर होता है। तो ये चीज हेल्प करेगी उस पेपर को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, ठीक है। और दूसरा, ये जो रिकमेंडेड रीडिंग से आपने सिलेबस अपनी कॉपी, मेजर सब्जेक्ट्स के 6 जो है कापियां निकाल के, और उसके जो बुक्स हैं रिकमेंडेड, फोटो कॉपी कराएं, प्रिंट कराएं। और जो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये 100 या 200 रुपए अपनी सीएसएस के लिए खर्च करें। खुदारा ये ना सोचें 5 रुपए 10 रुपए की पेन, ये आपके साथ हो, आपको पता लगे कि ये आप सर्च करते रहेंगे अगर आपके पास होगा तो, ठीक है। आप टॉपिक्स को देखते रहेंगे। सिलेबस के बिना आप कैसे तैयारी करेंगे? आज ही, कल ही आपने पहली फुर्सत में आपने अपने सिलेबस को डाउनलोड करना है, पूरे सिलेबस को नहीं, सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट अपने बुक, वो आपने हार्ड कॉपी मिलेगी, चाहे आप उसकी जो है आदत हो ना हो, सॉफ्ट की आदत हो, फिर भी आपने हार्ड कॉपी में रखना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे पीछे नहीं है। और जहाँ पे बुक्स पे आपका लग जाए कि मुझे समझ में नहीं आता, वहां पे रिसर्च जर्नल्स जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, एक रिसर्च कहते हैं, दूसरे इस तरीके से आपको और अच्छे मिल जाएंगे, तो उन रिसर्च पेपर की तरफ भागना है। कश्मीर है, फलस्तीन है, या कोई और इशू है, 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पब्लिकेशंस होती हैं, जर्नल्स होती हैं, वो ऐसे तो पब्लिश नहीं करती। वो पहले पूरा एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इवेल्युएशन, बाकायदा पब्लिकेशन के लिए पूरा टाइम फ्रेम एडिटर्स के हाथों जाता है। उसके बाद तो वो पब्लिकेट करते हैं उसको, ऐसे नहीं करते। तो काइंडली आपने अगर तैयारी करनी है, 2 दिन ज्यादा लगेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। जो लोकल बुक्स, जो बने बनाए बुक्स से तैयारी करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं एज अ बिग ब्रदर, ठीक है, एज योर मेंटर, तो आप उनसे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, वंस फॉर ऑल आपके नोट्स बन जाएंगे। वंस फॉर ऑल नोट्स मेकिंग, इसमें मैं डिस्कस असल में नहीं कर सकता, उस पर भी मैंने डेमो रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले भी वो रिकॉर्डेड भी है, और इस पे भी मैं रखूंगा, ठीक है, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस को, वो तो उनके लिए हो गया, उनके आंसर्स, क्वेश्चंस को आंसर किया, बल्कि आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करने के लिए मैं आऊंगा, ठीक है। उसमें भी इंशाल्लाह हम इस तरीके से करेंगे कि 1 to 1 करेंगे, आप क्वेश्चन पूछे, मैं आंसर देते जाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा आपके क्वेश्चंस को आंसर करते गए। तो और आईआर पे आने से पहले कुछ मैं आपको और चीजें बताऊं, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट आईआर, उस पे तो बहस होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, आज भी करते हैं, चलता रहेगा, उस पे तो खत्म नहीं होना। जो जनरल बातें हैं, जहां पे आप गलतियां करते हैं, वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। सीएसएस का जो पेपर होता है, आंसर कॉपी का जो पेपर होता है, वो क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। आपने क्या करते हैं कि 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, 5वें एमसीक्यूज होते हैं। जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है, बाकी 7 क्वेश्चंस में से 4 करने होते हैं। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है, हम इतना लेंदी कर देते हैं कि हमारा दूसरा 7 पेजेस पे पहला, दूसरा 5 पे, तीसरा 3 पे, पहले के लिए टाइम ही नहीं बचता, हम चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, 80 मार्क्स के पेपर में से जब आपने 60 मार्क्स का पेपर किया, तो आपने अपर लेवल तो अपनी लो करके आए, आप मुझे बताएं कि आपको 60 तो नहीं मिलेंगी, फिर भी कम नहीं मिलेंगी, 50। अगर आपने 4 क्वेश्चन इक्वल लेंथ के किए हैं, 80 मार्क्स से आपने अपर लेवल बनाई है, तो आपको अगर 16 मार्क्स भी दे, तो आपको 64 मार्क्स हो जाती है। तो आप मुझे बताएं टेक्निक्स कौन सी अच्छी रही। तो आपने 5 to 6 पेजेस की लेंथ, पेज किसको कहते हैं, ये जो एक होता है ना, पूरा लीफ होता है, उसके आगे पीछे 2 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक सिफा, एक पेज हुआ, उसके बाद दूसरा सिफा हो जाएगा, तो वो दूसरा पेज, तो मतलब 3 लीफ हो गए और 6 पेजेस हो गए। तो 5 to 6 पेजेस तक आपने रहना है। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हो, यहाँ पे तो आज हम आईआर को स्टडी करें, इंटरनेशनल रिलेशंस को कर रहे हैं, तो आंसर, अपने आंसर में उसके कीवर्ड्स आने चाहिए। मैं आपके साथ इस वक्त उर्दू में बात कर रहा हूँ, तभी आप समझ में पा रहे हैं। अगर मैं आपसे चीनी में बात करता, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आती हुई होगी, तो आप नहीं समझ, तो आप समझेंगे कि सर ये हम गलत रूम में आ गए हैं, गलत मीटिंग में आ गए हैं, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि ये जो कीवर्ड्स में यूज कर रहा हूँ, ग्लॉसरी यूज कर रहा हूँ, तो ये आईआर की। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान को कॉमन इंटरेस्ट पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। आप कहेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया शुड फोकस ऑन कॉमन इंटरेस्ट,
तो IR वाला समझ जाएगा कि नहीं, ये बंदा लायक नहीं है। पाकिस्तान एंड इंडिया शुड फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक रीअश्योरेंस। विन विन सिचुएशन आप कहें तो यहाँ पे पॉजिटिव सम गेन होगा, ठीक है, जीरो सम गेन होगा जहां पे एक को फायदा हो एक को नुकसान हो। तो इसके अपने कीवर्ड्स हैं, इसी तरह आइला के अपने कीवर्ड्स हैं। इस्लामियात में जैसे वर्सेस यूज करते हैं, अहादीस यूज करते हैं, अरबिक में देते हैं, तो इसी तरीके से जब आपने उसके कीवर्ड्स यूज किए और उसको समझ आ गई ये बच्चा हमारे सब्जेक्ट वाला है, तो आपको अच्छे तरीके से मार्क देगा और आपकी मार्क्स दूसरों के मुकाबले में शूट आउट करेगी। अगर आपकी एक एक क्वेश्चन पे एक एक मार्क बढ़ती है तो 12 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे को निकाल के बाकी 11 सब्जेक्ट्स 55 मार्क्स, जो आप सब्जेक्ट एग्रीगेट 550 पे फेल करेंगे वो 605 पे पास भी कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू में आपने गेम चला। तो एक एक मार्क कीमती है, ये ना सोचें कि एक मार्क गई तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये भी कहूंगा कि आपने MCQs पे भी काम करना है, वो अलग बाद में आखिर में मैं आपको बताता हूँ। IR है तो यहाँ पे हम थ्योरीज यूज करेंगे, रियलिज्म, लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, ठीक है, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फंक्शनलिज्म, मुख्तलिफ छोटी मोटी थ्योरीज हम यूज करें ताकि उसको पता लगे कि हम एनालिसिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमें समझ लें। उसके साथ साथ हमने अप्रोचेस यूज करनी होती हैं ताकि हम उससे बताएं कि हम इन रिलेशंस को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच, कैसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, मुख्तलिफ अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और रेफरेंसेस, हमने बुक्स के रेफरेंसेस देने हैं। अगर हमें उनके राइटर्स के पता है तो वो भी नाम देंगे, अगर हमें सिफे पे पता है तो वो भी देंगे। और हमने रेफरेंसेस प्राइमरी सोर्स के दें। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर इतने इतने गोस्ट स्कूल्स हैं। अब गोस्ट स्कूल्स के लिए डॉन न्यूज़पेपर ने तो रिपोर्ट नहीं दी होगी, उसने तो सिर्फ ये अखबार में शाया किया। रिपोर्टिंग एजेंसी कौन है, ठीक है, जिसने असल में रिपोर्ट किया हुआ है। तो अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू अलिफ एलान, क्योंकि उसने डेटा कलेक्ट की थी। पॉपुलेशन का के लिए दूं कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर, तो वो प्राइमरी है। अगर वो ना पता हो फिर आप सेकेंडरी पे, फिर थर्ड पे। जहां पे आपको राइटर का नाम नहीं आता बुक का लिखें, बुक का नहीं आता राइटर का लिखें, दोनों का नहीं आता अकॉर्डिंग टू सम अकॉर्डिंग टू एन एस्टीम्ड राइटर वगैरह जो, बट आपने बताना। रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोटेशन दें, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दें, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, कोई कोटेशन दे देते हैं किसकी, ठीक है, कहाँ से आएंगे आप, जो बुक्स पढ़ेंगे वहां से आपको बनेगी, किसी के नाम से, आप जिसका बुक है उसके नाम से दे दें, दैट्स योर रेफरेंस। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ एसे इन आंसर राइटिंग के बयानुद्दीन कुरैशी में आपको उसके बारे में पहले बता चुका हूं। तो नोट्स मेकिंग पे थोड़ा मैं आपको व्यू दे देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि नोट्स मेकिंग पे हमें क्या करना है। वो लंबा लेक्चर जो था वो तो होगा अलग, तो इस पे थोड़ा मैं आपको बता दूं। नोट्स मेकिंग के लिए आपका एक ही गाइडिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो है पास्ट पेपर। पास्ट पेपर के बगैर आप नोट्स मेकिंग की तरफ अगर जाएंगे, कंटेंट लिस्ट सिलेबस को उठा के 1 बाय 1, तो आपको मैं बताऊं सबसे अजीम गलती करें। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन हिस्ट्री है कोई सब्जेक्ट, फॉर अ मूवमेंट लेते हैं, अगर किसी का ऑप्शनल है नहीं है कोई मसला नहीं, अमेरिकन हिस्ट्री है 2000 से लेके 2022 तक 23 साल में वार ऑफ 1812 वैसे इंपॉर्टेंट है, उनके जो व्हाइट हाउस को भी आग लगी थी। वार ऑफ 1812 एक बार शॉर्ट नोट 10 मार्क्स का आया है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन रेवोल्यूशन 7 बार आया है, हर बार 20 मार्क्स का है। तो मतलब अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 7/20 तो 140। तो मतलब 23 साल में अमेरिकन रेवोल्यूशन 140 मार्क्स का आया है और वार ऑफ 1812 10 मार्क्स का है। रेशो निकालें तो 1/14, इतनी 14 टाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगर हम 5 घंटे वार ऑफ 1812 को दें, वार ऑफ, और 5 घंटे हम अमेरिकन रेवोल्यूशन को दें, तो हमारी स्ट्रेटजी में फॉल्ट है। हमें 1 मिनट वार ऑफ 1812 को देना है तो 14 मिनट्स अमेरिकन रेवोल्यूशन को देना। जो क्वेश्चन 23 साल में 10 मार्क्स का एक बार आया है, अगर हमारी किस्मत इतनी बुरी है कि अब 24वें साल में आ जाएगा फुल, तो खैर हम ऑप्शनल से दूर कर दें। बट अमेरिकन रेवोल्यूशन को हम पीछे नहीं रख सकते, उसके लिए हमें पूरा दिन भी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक्स बनाने हैं। उसके लिए आपको क्या करना है,
सिलेक्शन ऑफ टॉपिक फ्रॉम 2016 टू 2022। 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसमें हाफ सब सिलेबस इन्होंने पुराने में से दिया था पेपर्स में, क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स पुराने सिलेबस वाले भी थे और 2016 में नए सिलेबस वाले भी थे। तो 2016 से लेके 2022 तक 7 साल आपने क्या करना है। एक 2016 का पेपर उठाया, 7 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लिखा, गैप रखा, दूसरा क्वेश्चन गैप, तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह 7 क्वेश्चन। दूसरा आपने 2017 का पेपर उठाना है, देखना है कि ये जो 7 क्वेश्चन है 2017 में, ये जो 16 आपने लिखे हैं 2016 के 7 क्वेश्चन, क्या इनके साथ मिलते हैं। एक दो टॉपिक जो मिलता है उसके जो गैप छोड़ा है वहां पे लिखते हैं, बाकी आगे लिखते हैं 8 9 10। इसी तरह 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 आप देखेंगे कि आपको 20 से 22 टॉपिक्स मिल जाएंगे। इन 20 से 22 टॉपिक्स को अब क्या करना है, टॉपिक्स तो मिल गए, अब हमने देखना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट के लिए आपने करना है कि 2000 से लेकर 2015 तक पेपर का एनालिसिस करना है। इन 20 से 22 टॉपिक्स को सर्च करना है इन 16 सालों के पास पेपर्स में। नया टॉपिक कोई नहीं उठाना, तो वहां से वो स्टेटमेंट्स उठा लें। अब इन 23 साल में जो ज्यादा बार आया है उसको नंबर 1 दें, जो दूसरी बार आया उसको नंबर 2 दें, जो तीसरी बार आया उसको नंबर 3 दें, चौथा फॉर एग्जाम्पल और पांचवा एक ही बार आया है, उतनी टाइम्स आया है तो उसको अपने हिसाब से समझते नंबरिंग दे। आखिर में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक एक बार आए, वो क्वेश्चंस होते हैं सिचुएशनल। फॉर एग्जांपल 2008-9 में अमेरिका एंड इंडिया की न्यूक्लियर डील हुई थी, तो वहां पे न्यूक्लियर डील का क्वेश्चन है, अब तो नहीं आता। पलस्तन इशू डेड हो गया था, इब्राहिम अकार के बाद आने लगा। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर डील 2016-17 में इंपॉर्टेंट थी तो उस वक्त आता था, अब नहीं आता। एनर्जी क्राइसिस पहले आता था, अब एनर्जी क्राइसिस नहीं आता, अब अल्टरनेट एनर्जी आता है। तो आपको ये भी समझो कि ये तो हम एरिया बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो वो सिचुएशनल भी हट जाएंगे। और आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को निकालें और अपने इंटरनेशनल जो रीडिंग्स हैं वहां पे देखें, बुक्स डाउनलोड करें, कंटेंट लिस्ट में देखें, वो वहां से बुक डाउनलोड करें, अगर टॉपिक उसमें है तो वहां से पढ़ें, नोट्स बनाएं। पूरा टॉपिक बन जाता है तो ठीक, अदरवाइज दूसरे बुक, अगर दूसरे से भी नहीं बनता तो आप फिर रिसर्च पेपर की तरफ जाएं और तीसरे सोर्स में पूरा करने और आगे ना, ठीक है, या वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने। अब आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जो हमारा आज का डेमो है। तो हमें सबसे ज्यादा इस पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई होप आपको जनरल वो आपको मैं आंसर कर दूँ। हम इस सब्जेक्ट को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, पार्ट 1 हो पार्ट 2, बहुत सारे लोग नए होते हैं, बहुत नाइटमेयर जैसा सब्जेक्ट होता है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपके लिए नाइटमेयर नहीं रहेगा, यू आर इन सेफ हैंड्स। तो इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से और इंटरनेशनल पब्लिकेशन से पढ़ेंगे, और इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे कि ये जो है बस सेशन को जल्दी जल्दी मुका के दूसरा सेशन, ऐसी कोई बात नहीं। एक एक टॉपिक, ये नहीं कि कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, उसको हम पढ़ेंगे जरूर, पर उसके आपके लिए नोट्स को मैं रिकमेंड नहीं कर, मैं आहिस्ता आहिस्ता वो बताते जाऊँ, बट हमें उनकी समझ आना जरूरी है। तो मैंने IR पार्ट 1 को क्या किया है कि तकरीबन 17 जो है लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसको अगर आप देखें तो 3 मैंने डिफरेंट टेस्ट रखी हुई है। एक हमने 8 ये देखें कि पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू आया, उसके बाद ये डेफिनेशन, स्कोप और नेचर ऑफ आया। दूसरा लेक्चर नेशन स्टेट सिस्टम पे, तीसरा एवोल्यूशन ऑफ इंटर, पूरा सिलेबस, रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, इसी तरह 4 यहाँ पे 5 हमने 3 तो सिर्फ थ्योरीज पे किए हुए पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद 4-6 है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। 21 फर्स्ट सेंचुरी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कौन सा, पहले मिलिट्री एंड ट्रेडिशनल वॉरफेयर होती थी, अब नॉन ट्रेडिशनल। आप देखें फ्लड है, नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर है। कैसे, फॉर एग्जांपल कि अब आप मुझे बताएं फ्लड कितना नुकसान दिया है। अगर ये फ्लड हमारे डैम्स को नुकसान पहुंचा के दी जाती इंडिया की तरफ से, फॉर एग्जांपल सोचें, तो ये तो सिस्टम को खराब करके, तो आप देखें कि हमारे $1 बिलियन का नुकसान हुआ, हमारी सारी एनर्जी, सारी आर्मी,
सारे रिसोर्सेस वहां पे लगे हुए हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये हमारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अब तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की पॉलिसी भी आ गई। साइबर अटैक्स, सोशल मीडिया, अब टेरिटोरियल वारफेयर, ये जो मिलिट्री वारफेयर, कन्वेंशनल वारफेयर तो तकरीबन खत्म ही हो गई है, मिनिमाइज हो गई। और नेशनल पावर कैसे बनता है, बैलेंस ऑफ पावर को कैसे मेंटेन करें, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे भी, पार्ट 2 में भी, यहाँ पे हम ये चीज पार्ट 1 में देखेंगे कि चीजें कैसे बनती हैं। मेथोडोलॉजी, पूरा प्रोसेस एनालिसिस पे फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है, कैसे बनती है, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, अच्छी कैसे फॉरेन पॉलिसी बनेगी, इनपुट्स कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, कौन कौन सी पॉलिसी में इनपुट लिए जाएंगे, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। जो उसमें है पार्ट 2 में फॉरेन पॉलिसी, उसमें सिंपल बनी बनाई हुई है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया की क्या है, यूके की, यूएस की, यूएसएसआर की, मतलब रशिया की, चाइना की, ये फॉरेन पॉलिसी क्या है बनी बनाई। यहाँ पे वार्स, उसके काजेस, टाइप्स ऑफ वार, वार को कैसे अंडरस्टैंड करें, स्ट्रेटेजिक कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो क्या है। एक तो कल्चर है, अगर इसमें वर्ड स्ट्रेटेजिक आ जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। तो डिटरेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। तो हमने इसको सिर्फ स्कोप जो है कन्फाइन करेंगे हम इसको इंडिया एंड पाकिस्तान तक, और किसी और की तरफ नहीं लेके जाएंगे डिफरेंस थ्योरी कि, और इस तरीके से हम इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस, ग्लोबल रिलेशंस समझ में आना शुरू हो। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस को गवर्न करती है, एंड पॉलिटिक्स हमारे इकोनॉमी को कैसे गवर्न करती है। ये दोनों चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे क्या इशू है और इकोनॉमी का पॉलिटिक्स पे क्या इशू है। ये जो टेरिफ्स, प्रोटेक्टिव टेरिफ्स यूएस, चाइना यूएस के ऊपर लगाता है, तो उस इकोनॉमिक टेरिफ्स का पॉलिटिक्स पे क्या असर है, या पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक टेरिफ्स पे क्या असर है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर टेरिफ्स लगाए हुए थे, चाइना ने क्या किया कि कुछ उन चीजों पे टेरिफ्स लगाए वहां जहां से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन एंड खुद जहां से वो जीत के आया था, उन इलाकों से जो चीज उनके मुल्क में आती थी, सिर्फ उन इलाकों में इन्होंने उन इलाकों की प्रोडक्ट्स पे सिर्फ क्या किया, टेरिफ्स लगाई। तो क्या किया कि उसको अनपॉपुलर करना चाहा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखो ये इकोनॉमी का पॉलिटिक्स पे क्या असर आ गया, गेम आई, इन दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पे हम इसमें ये पढ़ते हैं। उसके बाद थ्योरीज हम इंपीरियलिज्म कौन सी हैं, एक तो सिंपल ऊपर वाली थ्योरीज, दूसरी ये डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस वगैरह। उसके बाद नेशनलिज्म क्या है, कैसे बनती है, कौन से फैक्टर्स है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे डेवलप होती है, रिसीड हो रही है या इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ साथ रीजनलिज्म की थ्योरी पूरी, आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये डिप्लोमेसी वार को कैसे डिस्करेज करती है, डिप्लोमेसी कैसे सक्सेसफुल बनाई जाती है, सक्सेसफुल डिप्लोमेसी वार को कैसे रोकती है, वार कैसे फेल्यूर है डिप्लोमेसी की, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये जिनका सब्जेक्ट है तो हम उनको पता होगा कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये दोनों टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 8 सेशंस के बाद ये आपका मिड एग्जाम, और उसके बाद 19 एंड 20 जो हमारा होगा ग्रांड एमसीक्यूज एंड ग्रांड रिटन नोट्स लाजिम लेना है। जो बाकी एक वो हमारा हो गया है सेशन, तो उसका मुझे लेना बाकी है, उनको थोड़ा टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह उनकी भी मैं कुछ दिनों में लूंगा। ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 1 का इम्पैक्ट पार्ट 2 पे नहीं है, हम अलग पढ़ेंगे। पार्ट 2 का इम्पैक्ट पार्ट 1 पे नहीं है, अलग अलग है सब्जेक्ट्स, लोग इसको मिला लेते हैं, पढ़ाने वाले मिला लेते हैं, उनको लगता है कि ताकि कम लेक्चर्स में जल्दी इस सब्जेक्ट को पूरा करें। फॉरेन पॉलिसी दोनों में है तो एक ही कर देगी, ये नहीं। इसका नुकसान ये होता है कि भले वो अलग अलग तरीके से समझाए, जब एक ही लेक्चर होता है तो आप कंफ्यूज हो जाती है कि पार्ट 1 की फॉरेन पॉलिसी, पार्ट 2 के में जो फॉरेन पॉलिसी है, फर्क क्या। हम अलग अलग देखेंगे, बिल्कुल जैसे इंग्लिश ऐसे का इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं, इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का इंग्लिश ऐसे पे कोई इम्पैक्ट आए तो दोनों लेंगे, बट हम अलग अलग चीजें उसमें पढ़े हैं, अलग अलग चीज इम्पैक्ट तो है, बट हम सेपरेट फिर पढ़ रहे हैं वहां पे अपने सेशंस में। तो इसमें भी हम ये करेंगे। तो अगर IR पार्ट 1 से शुरू करें तो आपको कोई मसला नहीं होगा, अगर पार्ट 2 से भी करें तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें भी हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, उसकी बेसिक से। तो ये नहीं है कि हम ये कहेंगे पार्ट 2 के लिए आपको फिर IR पार्ट 1 पे ग्रिप होना लाजमी, बिल्कुल नहीं। वे जीरो लेवल
यू कैन स्टार्ट विद IR2, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, पहले ये ज़हन में बिठा लें। तो ये जो पूरा सिलेबस था वो मैंने आपको वहां पे दिखा दिया। तो अब आते हैं IR पार्ट 2 में, और हम इसको इससे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने पूरे जो हमारा सेशन होगा थर्सडे से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस, ये रशियन रिवॉल्यूशन, फाशिज्म, लीग ऑफ नेशन, सेकंड, कोई हम टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। जो पार्ट 1 वाला है हमने किया हुआ था, वहां से पूछें किसी भी एस्पायरेंट को, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 1, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई परेशान ना हो कि अगर हम आप पार्ट 2 में आ गए तो पार्ट 1 उसके बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरू होगा, और इस पार्ट 1 ना पढ़ा है तो बिल्कुल भी आपका पार्ट 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिकोलोनाइजेशन इन एशिया, rise of United States and Soviet Union, era of bipolarity, detent, lose bipolarity, revival of Cold War, each and every topic हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ हिस्ट्री, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, टेररिज्म, ग्लोबलाइजेशन जो वहां थी वो अलग। ठीक है, यहाँ पे हैं दोनों ही। ठीक है, ये पॉइंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में भी है, पार्ट 2 में भी, तो हम यहाँ पे अलग ही पढ़ेंगे ताकि आपको पता लगे कि ये यहाँ पे हमने ग्लोबलाइजेशन अगर डबल में है तो उसका आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट। यूनिपोलरिटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बायपोलरिटी, मल्टीपोलरिटी, यूनिपोलरिटी, और नई वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा है। बायपोलरिटी से हम यूनिपोलरिटी की तरफ जाएंगे या मल्टीपोलरिटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये जो रिवाइवल ऑफ मल्टी पोलरिटी। इंटरनेशनल हमने इंस्टीट्यूशंस ये किए हैं, यूनाइटेड नेशंस, IMF पेपर 1 में, यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस हैं तो फिर हमने पढ़ना है। बाकी जितने भी ये एक एक ऑर्गेनाइजेशंस इंशाल्लाह हम करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे। फॉरेन पॉलिसी, USA की, चाइना की, रशिया की, UK, इंडिया, पाकिस्तान, EU की। तो अब ये जेन से बिल्कुल हटाने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम पहले करेंगे, सेकंड पे, सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड, इस तरह लीस्ट इंपॉर्टेंट को हम आखिर में। और ये जो बिल्कुल पूरा जिन की तरह, इसको हमने अच्छे तरीके से करना है कि साउथ एशियन रिलेशंस को हमने पर्टिकुलरली टाइम देना है, तो उसको किस तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है। तो साउथ एशिया के रिलेशंस हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से करना है कि पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग हमने कैसे बिल्डअप करना है, और ओवरव्यू ऑफ पीस प्रोसेस बिटवीन एंड अमंग द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान की, वो हमने डिटेल में पढ़ना है। एग्रीमेंट्स, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी, कंपोजिट डायलॉग, सर क्रीक एंड सियाचिन का इशू, वीजा एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, ट्रेड एंड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, ये अलग अलग तरीके से हमने स्टडी भी करनी है। ये नहीं है कि बस ये है कि साउथ एशिया पे एक टॉपिक हुआ खत्म हो गया, हरगिज़ नहीं। ये जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं आपके डिटेल में होंगे। अफगानिस्तान में जो न्यू डेवलपमेंट हुई है, कोल्ड वार थिएटर उस वक्त से लेके सोवियत इन्विजन, मुजाहिदीन, जिनीवा अकॉर्ड, पोस्ट कोल्ड वार सिचुएशन, राइज ऑफ तालिबान, अलकायदा, 9/11, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, पीस प्रोसेस, विथड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स एंड पोस्ट विथड्रॉल करंट तालिबान रिजीम, जो इसमें नहीं है, जो आएगा वो में हमने स्टडी करना है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि किस अच्छे तरीके से हो जाएगी। और इंटरनेशनल बुक से कराऊंगा, आपको बताऊंगा यहाँ से बुक्स पढ़ें, ये टॉपिक्स यहाँ से होगा, वहां पे आखिर में स्लाइड्स के आखिर में आपको सोर्सेस बताए नहीं होंगे। और डेली बेसिस पे मैं आपकी डेली मॉक टेस्ट MCQs 10 मार्क्स की, 10 MCQs की पार्ट 1 में मैंने लिए थे, यहाँ पे भी लूंगा। इस तरीके से टेस्ट का कॉन्सेप्ट मेरे पास बहुत ज्यादा है ताकि वो चीजें क्लियर। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कौन से, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, प्रोग्राम्स, पोस्चर्स, इंडियन पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स। ठीक, ये चीजें, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सारी चीजें A to Z। चैलेंजेस कौन से हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को,
और इसमें कॉपरेशन कौन सा होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल। ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपके लिए बनाई हुई है, इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से करेंगे। और मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, मतलब कहने का ये जो इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, कश्मीर इशू को फ्रॉम द हिस्ट्री टिल नाउ, फलस्तीन को फ्रॉम द हिस्ट्री टिल नाउ, जो हमारा क्वेश्चन आएगा किस तरीके से आएगा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला हयाती रही। यूरो अटलांटिक वर्सेस एशिया पैसिफिक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2020 सेंचुरी में जैसे पैसिफिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उसको तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अब एशिया अरबियन ओशन एशिया वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको भी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी जो अब 21st सेंचुरी में चल रही है, साउथ चाइना सी हो, या ये हमारा जो वार्म वाटर सो जहाँ पे यूएसएसआर आना चाह रहा था, या जो साउथ चाइना सी जहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हम विद डेमोन्स्ट्रेशंस मैप दिखा के मैं आपको ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन से पढ़ाऊंगा और रिकमेंड करूंगा कि ये टॉपिक यहाँ से करें, और नोट्स में इंशाल्लाह चेक करूंगा, और डेली बेसिस पे आपको मैं दिखाऊं कि आपकी एमसीक्यूज वाइज टेस्ट होगी, तो इंशाल्लाह आप करेंगे तो आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये टेस्ट करेंगे, डेली टॉपिक्स करेंगे, जल्दबाजी में नहीं होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, तो आपका ये मसले हल हो जाएंगे। अब ये आप बुक्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये बुक्स हैं तो आपने ये स्टडी करनी है, देखनी है, ठीक है। ये आपने बुक्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये जेल लाइब्रेरी है, तो अगर गूगल में लिखेंगे तो ये आ जाएगी। आप 5 बुक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ 10 बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ से बुक्स आप डाउनलोड करें। तो इंशाल्लाह हम जो है अपना सेशन थर्सडे से, आज 22वीं तारीख है, तो इंशाल्लाह जो हमारा डेमो सेशन होगा थर्सडे वाले दिन शुरू करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम फिर दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो थर्सडे हमारा 27 अक्टूबर, तो उसके लिए आप रजिस्टर कराएं जिन जिनको भी सेशन लेना है। अब जो आपकी क्यूरीज हैं मैं उसके आंसर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉब है वो यूज कर रहा है तो काइंडली वो गुरेज करें, जायद बशीर। जायद बशीर आप अपनी एडिटिंग बंद करें काइंडली, वरना अदरवाइज रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो ये इंटरनेशनल पार्ट 2 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 1 भी करेंगे, ये दोनों अलग हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको आंसर कर लेता हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट फेल हो तो सब में आपको सब में फेल हो जाओगे, बट ये जो मैंने आपको वो बताया था तरीकेकार के, ये जो जीके वाला और जिसमें 2 पार्ट्स हैं तो उसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको मैं बताऊंगा अपने सेशंस में कि थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, एट द एंड आपकी जो है समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल लेक्चर आएगा। तो ये जो इसकी मैंने कंबाइंड फीस दोनों पार्ट्स की रखी हैं वो 7K रखी हैं, और एक सिंगल पार्ट की 4K रखी हुई हैं, और टाइमिंग इंशाल्लाह हम 8 बजे रखेंगे क्लास का, 8 बजे रात को, और इंशाल्लाह इसको 35 लेक्चर्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो होंगे हमारे क्या होंगे कि वो टेस्ट में होंगे। पार्ट 1 पे भी हम 20 और पार्ट 2 में भी हम 20 लेक्चर्स लगाएंगे। जी जी, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स जो हैं आपने क्या करना है, ये जो एचएसएम सीरीज है उसके लिए नहीं है, जहाँ पे एचएसएम सीरीज के नहीं मिलते आपने क्या करना है, वहां पे इल्मी सीरीज लेनी है। जी, और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, ताकि आपके क्यूरीज को मैं ड्यूरेशन ऑफ द सेक्शन
दिल्ली में वैसे 20 सेशंस लूंगा एक एक एक, क्योंकि जल्दबाजी में खत्म नहीं करना, फिर आपको परेशानी होगी। और मैं आपके साथ अच्छे तरीके से आपकी चेकिंग भी ताकि करते जाऊं, आपको आपके नोट्स भी बनते जाएं। अगर हम ये कहेंगे दोनों पार्ट्स को हम 20 दिन में मुकाएंगे तो बिल्कुल, मैं कम से कम ये नहीं करूंगा। इन दोनों पार्ट्स को 40 सेशंस में मैं करूंगा। उसमें टेस्टिंग, डेली टेस्ट, मॉक, ये जो ग्रांड मॉक होंगे दो, एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग, और मिड सेशन के जो मॉक होगा वो अलग होगा, और नोट्स मेकिंग। तो ईच एंड एवरीथिंग, जिन्होंने पार्ट 1 लिया आप उनसे पूछ सकते हैं, जो इंशाल्लाह आपको कहा जाएगा वही होगा। ठीक है, और डेली 1 घंटे का क्लास होगा। अगर ज्यादा मैं क्लास करूंगा तो आपके पास कंटेंट ज्यादा आ जाएगा, मैं तो डिलीवर करके जाऊंगा, तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो इसी वजह से तो मैं किसी भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मेरी कोशिश है कि अगर मैं यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के फिर किसी के पास पढ़ेंगे तो इट्स माय फेलियर। तो अदरवाइज कि ये तो नहीं होना चाहिए कि आप अगर यहाँ से पढ़ें तो फिर आप कहेंगे हमें समझ में आ गया, हमारे नोट्स भी बन गए और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज हुआ। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जी, आप खुद से भी अटेम्प्ट करके क्वेश्चंस मुझसे चेक करवाएं, ठीक है। और चेक करवाने के लिए आपने काइंडली तस्वीरें अच्छी निकाल के पीडीएफ करना है, ठीक है। और ईमेल पे आपने शेयर करके मुझे व्हाट्सएप पे बताना है, क्योंकि व्हाट्सएप पे पता नहीं लगता। मैंने ईमेल शेयर की हुई है, ठीक है। सजाद अली, आपको फिर, या आप 8:30 पे ज्वाइन कर लिए क्या? फिर मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा उसके लेक्चर की। जिनको ये लगता है कि वो उनका मिस हो जाएगा तो उनके साथ मैं उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ऐसे के लिए रसेल को पढ़ना लाजिम वैसे है, अनपॉपुलर एसेज आप जरूर पढ़ें, फिर आप फिलोसॉफिकल जितनी भी प्रेसी होंगी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपको फिर दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द सेम सब्जेक्ट आईआर, हम आईआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त मेरा इंग्लिश ऐसे का दो मेरे सेशंस में लेता हूँ, एक आईआर का, इंग्लिश का। तो इंग्लिश ऐसे का चल रहा है, हफ्ते के बाद इंशाल्लाह इंग्लिश कंपोजिशन में शुरू करूंगा। जी, और कोई क्वेश्चन? आप इन पर्सन में, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर लेता हूँ अपना, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई मसला नहीं, किसी भी सब्जेक्ट पे गाइडेंस हो, एज ए बिग ब्रदर, एज ए मेंटोर आप मुझसे ले सकते हैं। ग्रुप में मैं अपने मॉक ये जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऐसे का न्यू सेशन इंशाल्लाह ये जो है अपने कंपोजिशन का शुरू करूंगा हफ्ते के बाद, तो फिर उसके बाद ये शुरू होगा। जी, और कोई क्वेश्चन तो आप पूछें, बिल्कुल परेशान हो, पूछें जितने भी हो, कोई भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं होता। मैं भी आपकी तरह, मैं आज एक मैसेज देख रहा था, मैंने 2018 की 18 मार्च को एक ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि मैं भी सीएसएस करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। आज लकीली वो मैंने मैसेज देख लिया, तो वो अगर कहें तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर सकता, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो आप भी अच्छे तरीके से ड्रीम्स देखें, और उन ड्रीम्स को आप भी जो है ना रियल ड्रीम बना सकते हैं। तो उस वक्त, तो इस तरीके से आप भी कोशिश करें अपने ड्रीम्स को रियल बनाएं। मैं आपके साथ वो तस्वीर शेयर कर लेता हूँ, बल्कि कि आप भी देखें। और आई होप कि आपको ये जो है तस्वीर ये नजर आती होगी। तो ये देखें 2018, ठीक है। आई होप कि आपको तस्वीर नजर आ रही है। तो ये 2018 में मैंने एक ग्रुप में की थी। तो आप भी अपने ड्रीम्स देखें और उनको अच्छे तरीके से पूरा करें। कोई भी ड्रीम जो है ये नहीं होता कि इम्प्रैक्टिकल है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और आप उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
जी जी, पास पेपर के किसी भी सब्जेक्ट चेक करा, कोई इशू नहीं, आइडिया सब में सेम ही होता है, एक बार आपको आइडिया हो गया तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज हम लोग खफा की बात नहीं है, थोड़ा फिर आपको थोड़ा लेट मिलेगा अगर बार बार आएंगे तो। यह है कि ड्यू टू टफ शेड्यूल तो आपको थोड़ा लेट मिलेंगे, फिर आपको सब्र करना पड़ेगा। ये नहीं कि सुबह आए फिर रात को मिलें, फिर एक दिन दो दिन पढ़ ही जाएंगे। कभी एक घंटे में मिलेंगे, कभी 24 घंटे में, कभी 2 दिन, कभी हफ्ते में मिलेंगे, तो ये हो जाएगा। यार मोबाइल को कम यूज करें और अपना पूरा प्लान बनाएं, तो फोकस तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, पूरा प्लान बनाएं। और मैं आपसे सच्ची बात कर रहा हूँ, खुदा देख रहा है, तो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आईआर को या पॉलिटिकल साइंस को निकाल के 10 से 15 दिन से तो ज्यादा है ही नहीं। ठीक, अगर ये जो पास पेपर वाला नोट्स मेकिंग वाला लेक्चर देख लें तो आपको आइडिया हो जाए। हाँ, आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों बड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनमें बेस बनाना होता है, तो इसीलिए मैंने सेशंस भी इतने लंबे रखे हैं। अगर दोनों पे एक एक महीना आपका लग जाता है नोट्स बनाने पे तो वो भी इशू नहीं है, 2 महीने वहाँ पे देने, क्योंकि वो बेस बनाता है करंट अफेयर का, पाक अफेयर का, आई, तो उसमें थोड़ा इंग्लिश, यूएस हिस्ट्री का, तो ये पूरा बेस बन जाता है। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। करंट लेंगे, नहीं समझा मैंने। जी जी। अभी इरादा कोई नहीं है करंट अफेयर्स का, मैं बस इन 2 सेशंस पे हूँ। जी, आई होप के नेसेसरी क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। आपके साथ इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, अगर कोई भी चीज़ देखनी हो और बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो मैंने डिस्कस की। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और इंशाल्लाह हम सेशन को थर्सडे वाले दिन 8 बजे करेंगे स्टार्ट। और जिनके पास साथ टाइम का थोड़ा इशू हो तो वो मुझसे कोऑर्डिनेट करें, तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग उस शेयर कर लूँगा, जो 15-20 दिन उनके मिस हो रहे होंगे तो वो वहाँ से सुन लेंगे, और इन पर्सन उनको मैं अकेला टाइम भी दे दूँगा। ठीक है, तो इन एज लिमिट का कोई आइडिया तो नहीं है, अगर इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। कोई एक भी सब्जेक्ट फेल हुआ ऑप्शनल में से तो सब फेल हो जाएंगी, बट ये जिसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें अगर आपकी 66 मार्क्स आ जाते हैं फिर तो कोई इशू नहीं है। जी जी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्लास को एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन आपके साथ मिलते हैं। ठीक है।